नमस्कार मित्रों, वरुण आयन वैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग। चूंकि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान 22 भागों में बटा हुआ है और इसके अंतर्गत कुल 395 अनुच्छेद हैं, यानी मूल अनुच्छेद 395 है। आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट किस भाग के अंतर्गत आता है तथा उसका संबंध किस अनुच्छेद से है, इसी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। और एग्जामिनेशन में यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उसको मैं विशेष तौर से आपको बताऊंगा कि वहाँ आप निश्चित तौर पर फोकस करें। जो भी यहाँ भाग लिखा गया है, संविधान के जो भी भाग लिखा गया है वो इम्पोर्टेंट भाग को लिखा गया है। जो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा उसको हमने हटा दिया है। तो चलिए देखते हैं। भाग 1 बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 1 में किसका वर्णन है जी? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस भाग के अंतर्गत है? तो आपका जवाब होगा भाग 1। भाग 1 का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब हम लोग देखते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, इसी के भाग 1 के ही अंतर्गत जो सब्जेक्ट है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसमें 28 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। इसी में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। फिर अगर कोई, जैसे भारत अगर कोई नए राज्यों को मिलाना चाहता है, नए राज्यों को मिलाने का मतलब है कि जैसे भारत अगर मान लेते हैं किसी देश के युद्ध हुआ और भारत उसके कुछ क्षेत्र को जीत गया, तो किस अनुच्छेद के तहत उसको भारत में मिलाया जाएगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत उसको मिला लिया जाएगा। ठीक है। यानी नए राज्यों का प्रवेश दिया जाता है, वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया जाता है। और एक अनुच्छेद 3 है, इसी से संबंधित है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है? तो इसमें भी नए राज्यों का निर्माण होता है। लेकिन कैसे? तो हमारे जैसे वर्तमान राज्य में से अगर एक अलग राज्य छंट रहा है, तो इस तरह के राज्य का अगर निर्माण होता है तो उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? अनुच्छेद 3 पर पड़ेगा। अच्छा है, अगर आप किसी राज्य के सीमा, क्षेत्र तथा नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका परिवर्तन किस अनुच्छेद में दिखाया जाएगा? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में मूल अंतर यह है कि अनुच्छेद 2 के तहत बाहरी राज्यों को मिलाया जाता है भारत में, भारत से बाहर के राज्यों को मिलाया जाता है। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या किया जाता है कि भारत के जो मौजूद राज्य है उसी में से अलग राज्य बनाया जाता है। जैसे आपको अगर हम ये बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है, एक लद्दाख हो गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया होगा? तो इसका संबंध अनुच्छेद 3 से होगा, क्योंकि हमारा वो तो भारतीय राज्य था ना, उसी का ना क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, तो इसका प्रभाव कहां पड़ा होगा? तो अनुच्छेद 3 पर। ठीक है। अब हम लोग भाग 2 के अंतर्गत क्या है इसको देखते हैं।
तो नागरिकता का संबंध किस भाग से है? तो भाग 2 से है। भाग 2 से है। इसी में नागरिकता कैसे ग्रहण करनी है भारत के, इसके बारे में दी गई है, और भारत की नागरिकता किस तरह से त्याग करनी है, इसके बारे में दी गई है। इसी के अंतर्गत भारत में एकल नागरिकता का वर्णन है। एकल नागरिकता का मतलब है कि किसी एक ही देश के आप नागरिक हो सकते हैं। यदि अगर भारत के नागरिक हैं, आप जाकर ब्रिटेन में रहने लगे और वहां की गवर्नमेंट ने आपको वहां की नागरिकता दे दी, तो आपका नागरिकता भारत की समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 5 से 11 से है। ठीक है, तो नागरिकता का संबंध अनुच्छेद 5 से 11 और किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग 2 के अंतर्गत है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग 3 के अंतर्गत है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितने होते हैं जी? तो मौलिक अधिकार मूल रूप से 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। देखिए, इसका विस्तृत वर्णन यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग बाद में जितने भी विषय लिखे हुए हैं सब कुछ चैप्टर के रूप में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग अभी ब्रीफली नॉलेज ले लेते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में, और बाद में हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व का संबंध किस भाग से है? तो भाग 4 से है। किस भाग से है? तो भाग 4 से है। और ये कहां के संविधान से लिया गया है जी? तो नीति निर्देशक तत्व रूस के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। सॉरी, भाग 4 को गलती से हम बोल दिए हैं, रूस के संविधान नहीं है, आयरलैंड का संविधान है। कौन सा संविधान है जी? आयरलैंड का संविधान है। फिर से आप लोग सुधार लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ये किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग 4 के अंतर्गत है। और इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 36 से 51 है। 36 से 51 है। अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में शामिल किया गया है। भाग 4 के ए में शामिल किया गया है। रियली में इसको बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 4 के ए के अंतर्गत। इसको विशेष तौर पर याद रखेंगे। किस अनुच्छेद में है? 51 के क में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी किस जैसे भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य क्या होनी चाहिए, उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। कुल मिलाकर 11 कर्तव्यों का वर्णन है। चलिए ठीक है। और एक बात और है कि किस समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सेन समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भाग 5 संघ सरकार। तो संघ सरकार के अंतर्गत संघीय सब्जेक्ट्स है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका, संसद, सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां इसी के अंतर्गत है, संघ सरकार के अंतर्गत। संघ सरकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जी? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक।
अनुच्छेद 52 से लेकर 1 से 51 तक। इसको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को एनर्जी खपत करनी पड़ेगी, लेकिन इस अनुच्छेद को भी याद करते चलेंगे ताकि बाद में आपको सहूलियत होगी। ठीक है। अब राज्य सरकार, तो राज्य सरकार का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है जी? तो अनुच्छेद 6 के तहत है। तो इसके अंतर्गत किन किन चीजों का वर्णन है? तो राज्य विधानमंडल का वर्णन है, राज्य कार्यपालिका का वर्णन है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां का वर्णन है। ठीक है। तो भाग जो राज्य सरकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जी? तो 152 से लेकर 237 तक। राज्य सरकार 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है। अब हम पंचायत के बारे में देखेंगे कि जो हमारा पंचायत है किस भाग के अंतर्गत है। इसको भी इंपोर्टेंट मान लीजिए, इसको भी याद रखिए कि अनुच्छेद 9 के अंतर्गत है पंचायत, और 243 से लेकर 243 के अ तक वर्णन किया गया है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत। तो पंचायत हमारा जो है भाग 9 के अंतर्गत है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 243 से लेकर 243 के अ तक। उसके बाद नगर पालिका 9 के क के अंतर्गत शामिल किया गया है। नगर पालिका का वर्णन किस भाग में है? तो 9 के क के अंतर्गत है। ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 243 के त से 243 का 6 तक, 243 के त से 6 तक। उसके बाद सहकारी समितियां का वर्णन अनुच्छेद 9 के भाग 9 के ख के अनुसार है। सहकारी समितियां का वर्णन कहाँ है? भाग 9 के ख में है। और इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 243 के ZH से लेकर 243 का ZT तक है। ठीक है। तो सहकारी समितियां का संबंध भाग 9 के ख से है। चलिए ठीक है। अब हम लोग अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 से है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो 244 से लेकर 244 के क तक, 244 से लेकर 244 के क तक। संभवतः आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम लोग इस साइड आते हैं भाग 12 के तहत। चलिए देखते हैं भाग 12 बीट संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से लेकर 300 के क के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संपत्ति संविदा बीट का संबंध किस भाग से है? तो भाग 12 से है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 264 से लेकर 300 के क के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अब एक खास बात याद रखिएगा, मूल अधिकार मूल रूप से कितने थे? तो 7 थे। मूल अधिकार मूल रूप से 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो मूल अधिकार कितने भाग में है जी? तो 3 भाग, भाग 3 के अंतर्गत है। तो इसी में से संपत्ति के अधिकार को लाकर भाग 12 में जोड़ दिया गया। किस भाग में जोड़ दिया गया? भाग 12 के अध्याय 4 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया। ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 300 के क के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है। और अब वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है। तो अनुच्छेद भाग 12 से ही उसका संबंध है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे? तो सेवा क्षेत्र और लोक सेवा आयोग। तो सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, बीमा, ये सब जो सेवा क्षेत्र है किससे संबंधित होगा?
तो भाग 14 से संबंधित होगा। और लोक सेवा आयोग का संबंध भाग 14 से ही होगा। किस अनुच्छेद के तहत है जी? तो 308 से लेकर 323 के अंतर्गत है। 308 से 323। अब देखिए निर्वाचन भाग 15, इसको बेहद इंपॉर्टेंट मानिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि निर्वाचन का संबंध किस भाग से है? तो भाग 15 से है। अब निर्वाचन के अंतर्गत, अच्छा, निर्वाचन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329 के क के तहत। ठीक है, अनुच्छेद को भी विशेष तौर से इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एक अनुच्छेद भी इसका पूछा हुआ है। तो निर्वाचन का अनुच्छेद संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 324 से लेकर 329 के क तक। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन, किसका निर्वाचन? यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि निर्वाचन से संबंध किसका है? तो संसद, राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रपति, उसके बाद हो जाएगा विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। इनका जो निर्वाचन का जिम्मा होता है वो निर्वाचन आयोग पर होता है, निर्वाचन आयोग पर होता है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा, तो पंचायती स्तर पर जो निर्वाचन होता है उसका जिम्मा किस पर होता है? तो उसका जिम्मा केवल राज्य सरकार पर होता है। आप लोगों को मालूम है कि राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए काम करती है, राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए काम करती है, राज्यों के लिए। ठीक है, यानी पंचायती राज्य के चुनाव के लिए। उसके बाद हमारा राजभाषा, राजभाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है जी? तो अनुच्छेद 17 से है। राजभाषा का संबंध किस भाग से है? तो भाग 17 से है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है जी? तो 343 से 351 के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसको भी याद रखेंगे ढंग से, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजभाषा का संबंध किस भाग से है? तो भाग 17। इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 343 से लेकर 351 के अंतर्गत इसका चर्चा किया गया है। अब भाग 18, आपात उपबंध। तो भारत में आपात 3 तरह के होते हैं। आपातकाल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अनुसार होता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत होता है, वित्तीय आपात 360 के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो इसका वर्णन किस भाग में है? भाग 18 में है, और 352 से लेकर 360 तक इसी अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। ध्यान रखें कि वित्तीय आपात भारत में कितने बार लगा हुआ है? तो आपका जवाब होगा 1 बार भी नहीं। वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? तो जब किसी देश का हाल खस्ता हाल हो जाता है तब लगाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात कब लगता है जी? तो राष्ट्रीय आपात तब लगता है जब बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है, तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो जब किसी देश की सरकार अराजकता में आ जाती है, यानी वहां सरकार बनाने लायक कोई पार्टी नहीं रहती है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करते हैं और राज्यपाल के हाथों में उस राज्य की बागडोर का शासन आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन करने लगते हैं उस राज्य क्षेत्र पर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का चर्चा किस भाग में है जी? तो भाग 20 में है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 368। बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि संविधान संशोधन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 368 से है। और किस भाग के अंतर्गत है संविधान के संशोधन? तो भाग 20 के अंतर्गत है। ठीक है, तो
उम्मीद है कि आप लोग मैटर को समझे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी लिखा गया है तो हिंट है, इससे जो भी डिस्क्रिप्शन है इसका उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्शन है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और मेरी तो ये सलाह है कि आप जितने पढ़ाई हो रहा है उसका आप घर पर एक नोट्स तैयार करें तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि नोट्स तैयार करेंगे तो बहुत जल्द आप मेमोराइज कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसको नोट भी बनाएं तो अच्छा रहेगा। और अभी ये संविधान चल रहा है तो पूरी संविधान पढ़ाने के बाद मैं बुक चेंज करूंगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक बुक कंप्लीट करते चलेंगे और उसके बाद आप लोग उसका नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट में भी लिखें कि आपको अच्छा लग रहा है, ताकि हमें भी लगे कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। और उसके बाद सब्सक्राइब तो करें ही, जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए मित्र हैं, वे लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करेंगे और उसका जो बेल आइकन है उसको भी दबा देंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सूचना मिल सके, ठीक है। और उसके बाद आप इसका लाभ उठा रहे हैं तो अपने मित्र को भी बताइए इसके बारे में, आपके जो भी सगे संबंधी हैं उनको भी बताइए इसके बारे में। चलिए, इसी के साथ यही क्लास आज की संपन्न होती है, ठीक है। नमस्कार।